ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम टू दी आरबीसी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर आपके एमपी सेट 2018 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी का कंटिन्यूअस पार्ट है ना। ये पार्ट सेकंड है जिसमें आज हम रिमेनिंग जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चन आपके एमपी सेट में बचे हुए थे उनको डिस्कस करते हैं, उनका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन को अप्रोच किया जाएगा आंसर तक के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है आज की क्लास का, जिसमें दिया हुआ है हमको क्या निकालना है। लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म किसके लिए निकालना है हमको? डायटोमिक गैस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने मोनोएटॉमिक गैस के लिए रिलेशन निकाला था, क्या? थीटा इज इक्वल टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी, है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका ऑलरेडी मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ऑलरेडी हम इसको पहले चैप्टर में आपके पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम जो है डायटोमिक गैस के लिए जो है थीटा और केपी के बीच में जो है रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका इसमें जो आपका गैसियस मॉलिक्यूल होता है वो जब सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है तो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, जिसमें आपके दो रेट कांस्टेंट निकलते हैं। के रेट कांस्टेंट ऑफ एसोसिएशन एंड के डी रेट कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अगर हम इसके लिए रेट ऑफ डिसोसिएशन लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? रेट ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो क्या होती है? के डी थीटा स्क्वायर। सिमिलरली रेट ऑफ एसोसिएशन अगर हम लिखते हैं, है ना, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में दिया था, इसलिए इनको इन शॉर्ट समझते हैं हम। के ए पी 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, बस फर्क इतना है, वहां पे हमने जो सरफेस कवर्ड लिया था मोनो एटॉमिक के लिए हमने थीटा लिया था और रेट ऑफ एसोसिएशन में 1 माइनस थीटा पुट किया था। ठीक है, यहाँ पे आपका मोनो लेयर है, डबल कौन सी है? डायटोमिक गैस है। ठीक है, वहां पे आपकी मोनो एटॉमिक थी तो हमने क्या किया? थीटा स्क्वायर एंड 1 माइनस थीटा स्क्वायर किसके लिए लिया है? आपकी डायटोमिक गैस के लिए। ठीक है, रेट ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन अगर हम लिखते हैं, रेट ऑफ एसोसिएशन, है ना, रेट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन आपकी क्या है? के डी थीटा स्क्वायर, के डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए पी 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। करेक्ट है, यहां से थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर के अपॉन के डी पी। ठीक है, के अपॉन के डी का जो रेशियो होता है आपका, के एसोसिएशन और के डिसोसिएशन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका? के इक्विलिब्रियम होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आपके के से। तो के ए और के डी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? आपका के। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के पी। ठीक है, दोनों पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू रूट के पी। ठीक है, 1 माइनस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा रूट के पी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं क्या आता है देखते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू रूट के पी 1 रूट के पी माइनस थीटा रूट के पी। थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ना, क्योंकि आपका जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें रिलेशन में थीटा इक्वल टू दिया है, तो थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो दोनों थीटा वाली जो टर्म है उनको एक साइड लिख लीजिए। थीटा इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, थीटा रूट के पी इज इक्वल टू आपका रूट के पी। थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? थीटा कॉमन लेने पे थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस रूट के पी विच इज इक्वल टू रूट के पी। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बाकी की टर्म को इस तरीके से रीअरेंज कर दीजिए। थीटा रूट के पी अपॉन 1 प्लस रूट के पी। अब देखिए हमको जो सारी वैल्यू दी हुई है उसमें किसी भी टर्म में आपको रूट में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? रूट की जगह पे 1/2 लिख देंगे तो थीटा इज इक्वल टू के पी 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस के पी 1/2। ठीक है, अब हमारे आंसर मैच करेंगे, ये आपका जो भी इससे मेल खाता हुआ आंसर होगा, है ना, उसको वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू के पी 1/2 अपॉन 1 प्लस
Kp की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या है, पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जनरल अगर हम लिखें तो हमारा जो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, थीटा इज इक्वल टू Kp अपॉन 1 + Kp। ठीक है, ये आपकी मोनो एटॉमिक के लिए था। अगर हम एन एटॉमिक गैस के लिए निकालेंगे तो हमेशा क्या कर देंगे, थीटा Kp1/n डिवाइड बाय 1 + Kp1/n। ठीक है, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है किसके लिए, आपकी जितनी भी मोनो एटॉमिक, डायटोमिक या ट्राई एटॉमिक गैस आपको दी हुई है उसके लिए हम इस जनरल फॉर्मूले का यूज करके इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस डेरिवेशन का यूज करके भी हमारा आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है ना, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, आपको ट्रांसपोर्ट नंबर दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl इज 0.60 एट 500 केल्विन। द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, तो हमको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड और सोडियम का जो है, सोडियम का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट नंबर Na+ इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0.60, राइट। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है ट्रांसपोर्ट नंबर का, कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आपका क्या होता है, कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू होता है आपका 1। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सोडियम आयन हमको दिया हुआ है, हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन जो आपका क्लोराइड है इसका फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, TCl- इज इक्वल टू कर देंगे 1 - TNA+। ठीक है, कैटायन प्लस एनायन इज इक्वल टू 1 होता है। हमको कैटायन का जो है ट्रांसपोर्ट नंबर दिया हुआ है, एनायन का फाइंड आउट करना था, तो हमने लिख दिया TCl- इज इक्वल टू 1 - TNA। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 1 - ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है आंसर, TCl- इज इक्वल टू 1 - कितना दिया हुआ है आपको कैटायन का, 0.60। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.40। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड वो कितना होगा, 0.40। क्या है करेक्ट ऑप्शन, आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इस पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोराइड आयन के लिए आपका जो रहेगा ट्रांसपोर्ट नंबर 0.40 रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन हमारे सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, इन दी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ CO2, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड कॉमन इन IR एंड रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कहें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया हुआ है ना। ये सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कौन से प्रिंसिपल से, आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किससे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका क्या बोलता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, तो इसके जो रमन एक्टिव मोड्स रहेंगे, है ना, इट्स रमन एक्टिव मोड्स will be IR inactive, will be IR inactive। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या है, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसके जो रमन एक्टिव मोड्स रहेंगे वो IR इनएक्टिव रहेंगे एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कोई सेंटर ऑफ ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर उसके रमन एक्टिव मोड है ना, उसके पास रमन जो में एक्टिव है वो, तो वो IR क्या रहेगा, आपका इनएक्टिव रहेगा। और अगर वो IR एक्टिव है तो रमन क्या रहेगा, वो इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है वो हमको क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रहेगा आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें आपके जो रमन एक्टिव और IR एक्टिव मोड्स रहेंगे वो कॉमन नहीं रहेंगे, है ना।
जो रमन एक्टिव होंगे वो आई आर एक्टिव नहीं रहेंगे, और जो जो रमन एक्टिव होंगे वो आई आर क्या रहेंगे, आपके आई आर इनएक्टिव रहेंगे, और जो आई आर एक्टिव रहेंगे वो रमन क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। मतलब इसमें एक भी कॉमन बैंड हमको नहीं मिलता है। कौन से मॉलिक्यूल में, जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उस मॉलिक्यूल में हमको एक भी कॉमन रमन और आई आर एक्टिव मोड्स नहीं मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, जीरो, है ना। इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम of CO2 number of fundamental vibrational band common in IR and Raman spectrum are zero। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, है ना। आर्हीनियस इक्वेशन से हमारा ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अनुसार ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि एल एन के डिक्रीज लीनियरली विथ 1/t, एल एन के डिक्रीज लीनियरली विथ टी टेम्परेचर, एल एन के इंक्रीज लीनियरली विथ 1/t, है ना, एल एन के इंक्रीज लीनियरली विथ टी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सिंपल, हमारी जो आर्हीनियस इक्वेशन है क्या होती है, आर्हीनियस इक्वेशन k इज इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, वेयर ए इज दी आपका क्या होता है, कोलिजन फैक्टर। ए क्या होता है आपका, कोलिजन फैक्टर होता है। के आपका जो होता है वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है ना। ये बात करें आपकी, ये जो होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर, ठीक है, और आर जो होता है वो आपका क्या होता है, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब यहाँ पे रिलेशन किस किस के बीच में पूछा है, आपके लॉग के की, है ना। एल एन के दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लॉग के लेना पड़ेगा, है ना। दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब हमको पता है कि आपका क्या कहता है, एल एन एम इंटू एन जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एल एन एम प्लस एल एन एन के, ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम क्या लिख देंगे, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। लॉग में जब कभी भी इस तरफ से पावर होती है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस आपकी पावर में क्या है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई आपका बचेगा, ठीक है। एल एन ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो इसको हम रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस प्लस माइनस माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब हम इसको आपकी जो लीनियरली दिया हुआ है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना, ठीक है। y आपका क्या होता है, y एक्सिस, x आपका x एक्सिस, y पे आपका क्या दिया हुआ है, एल एन के लिख लीजिए, और यहाँ पे x की जगह पे आपका क्या दिया हुआ है, x एक्सिस पे 1/t, क्योंकि ग्राफ t के बीच में पूछा तो ये क्या है 1/t, ठीक है। और एल एन ए हो जाएगा आपका क्या, इंटरसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे जो वन आपका निकल करके आ रहा है टी, वो कैसा आ रहा है, -1/t, है ना। -1/t है, मतलब आपका जो लाइन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, टेम्परेचर इस तरीके से, ठीक है। माइनस साइन हमको क्या बताता है कि ये क्या हो रहा है आपका, एल एन के डिक्रीज लीनियरली विथ 1/t, ठीक है। इस पे जो स्लोप होगा आपका, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी ई ए अपॉन आर टी आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा ई ए अपॉन आर, और एल एन के आपका जो भी हमका एल एन ए दिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो रहेगा, एल एन के डिक्रीज लीनियरली विद 1/t, है ना। एल एन के क्या कर रहा है, एल एन के की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है किसके साथ, 1/t के साथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ड्यूरिंग द एडिशन पॉलीमराइजेशन द रिएक्शन प्रोसीड वाया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। हमको पता है कि जो आपकी पॉलीमराइजेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म है ना, उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके कंडेंसेशन पॉलीमर है ना, दूसरे होते हैं आपके एडिशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशन पॉलीमर में, कंडेंसेशन पॉलीमर में जो होता है क्या होता है, दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट क्या होती है, आपस में कंबाइन होती है और एक स्मॉल मॉलिक्यूल उसमें से क्या होता है, रिलीज होता है ना। स्मॉल मॉलिक्यूल का जो होता है क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। वहीं एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन या चेन पॉलीमराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये 3 स्टेप में प्रोसेस होती है ना। फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है, इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप आपकी होती है प्रोपोगेशन एंड थर्ड जो स्टेप होती है वो आपकी होती है टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या करते हैं हम, जो भी आपको इस तरीके से अल्केन दिया हो या कुछ भी इस तरीके से दिया हो, तो हम इसका क्या करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज करके किसी तरीके से इस पे क्या करते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेट करने के बाद हम इसका प्रोपोगेशन करते हैं, मतलब एक अदर यूनिट इसको प्रोवाइड कराते हैं जिसमें फर्दर ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और कब तक कर चलता रहता है ये सिलसिला, जब तक कि हम इस फ्री रेडिकल को क्या ना कर दें, टर्मिनेट ना कर दें। ठीक है, तो इसमें जो आपका इनिशिएशन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल के थ्रू है ना। आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, तो आपकी जो स्टेप रहेगी वो कैसी रहेगी, फ्री रेडिकल प्रोसेस रहेगी। ठीक है, और कंडेंसेशन के केस में आपका जो होता है वो कौन सी होती है, स्टॉप स्टेप ग्रोथ प्रोसेस होती है ना, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। और एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन आपका वही दे दिया है कि एडिशन पॉलीमर है, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, आपकी फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा फ्री रेडिकल प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A Carnot engine operates between 600 Kelvin and 800 Kelvin and absorbs 2000 calorie from the source per cycle. The work done in calorie per cycle है ना। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। बात किसकी की है, आपके कार्नोट इंजन की है। हमको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक आपको 600 दिया हुआ है, दूसरा 800 केल्विन दिया हुआ है। तो एक लिख लेते हैं, T1 आपका क्या है, 600 केल्विन है। ठीक है, और T2 आपको दिया हुआ है क्या, 800 केल्विन। ठीक है, हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो Q की वैल्यू हमको दी हुई है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वैल्यू हमको दी हुई है क्या, 2000 कैलोरी। वर्क डन हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कार्नोट इंजन से एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का है ना। एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, और ये एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, W अपॉन टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, Q2 है ना। हीट रिलीज जो करता है वो आपका क्या होता है, Q1, और हीट जो एब्जॉर्ब करता है उसको हम Q2 से लिखते हैं, इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे वर्क डन सारी वैल्यू अवेलेबल है, वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकालते हैं। W अपॉन Q2 कितना दिया हुआ है आपको, 2000 कैलोरी, लिख दीजिए 2000 कैलोरी इज इक्वल टू टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, T2 आपका जो है 800 केल्विन है ना। फिजिकल क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री के जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उनकी यूनिट को क्या करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे, ताकि हमको कंफ्यूजन ना रहे कि यूनिट क्या आएगी। ठीक है, डिवाइड बाय T2, T2 कितना है आपका 800 केल्विन, पुट कर दीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा 800 माइनस 600, 200 केल्विन डिवाइड बाय 800 केल्विन। ठीक है, केल्विन से केल्विन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आपका चल रहा है वर्क डन अपॉन 2000 कैलोरी। ठीक है, इस 2000 को क्या करेंगे आप, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आपका हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 2000 इंटू 200 डिवाइड बाय, यहाँ पे 2000 के साथ आपका कैलोरी है ना 800। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इस 20 से 20 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 4 आया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो टोटल जो आपका वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 500 कैलोरी। ठीक है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था,
और उसमें जो गिवन वैल्यूज थी आपकी टेम्परेचर T1 की, T2 की एंड जो आपको हीट उसने एब्जॉर्ब की है, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कीजिए, सीधा वर्क डन का आंसर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा कितना रहेगा आपका 500 कैलोरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। The energy of a hydrogen atom in a state HCRH upon 25। RH रिवर्ग कांस्टेंट है आपका, है ना, RH क्या है आपका, रिवर्ग कांस्टेंट है। द डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट विल बी। तो हमको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी आपको दी हुई है, उससे हमको उसकी क्या बतानी है, डीजेनरेसी बतानी है। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू होती है आपकी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एन स्क्वायर जो होता है वो उसकी क्या होती है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू डीजेनरेसी, है ना। इस फॉर्मूले को इसमें से कंपेयर जब हम करेंगे तो आपका निकल करके क्या आएगा, -HC/HCRH अपॉन 25 इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCRH की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है आपकी, -13.6 के, और एन स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 25, है ना। और जो एन स्क्वायर होता है वही क्या होती है, इसकी डीजेनरेसी होती है। ध्यान रखना, एन की वैल्यू फाइंड आउट मत कर देना, रूट हटा के 5 मत लिख देना, ये अगर 5 कर दोगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डीजेनरेसी जो होती है एन स्क्वायर ही होती है, और एन स्क्वायर जो है वो कितना है आपका 25। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा 25, ठीक है। चलिए इजी था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की हमको क्या करना है, जीरो पॉइंट एनर्जी निकालना है। तो पहले कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि किसकी जीरो पॉइंट एनर्जी, है ना। बहुत सारे सिस्टम है हमारे पास, रिजिड रोटर है आपका, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है। तो हमको क्या करना है, एक बार ऑप्शन पर भी नजर मार लेनी। तो हम देखेंगे कि हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपके सारे के सारे, उसमें जो लेंथ दी हुई है वो क्या है आपकी ए स्क्वायर, है ना, लेंथ कहीं पर भी चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब है ये बात कर रहे हैं किसकी, बंडी बॉक्स की। तो बंडी बॉक्स के लिए जो एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, ठीक है। मास जहां पे आपकी जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने को दिया है, एम जो इलेक्ट्रॉन का मास है, एच प्लांक कांस्टेंट है, ए इसकी लेंथ है ना, बॉक्स की, जिसमें वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। एन स्क्वायर जो होता है, एन इज इक्वल टू होता है आपका क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 1 2 3 4। अब इनने क्या पूछा है, जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, है ना, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। और ग्राउंड स्टेट के लिए जो एन की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, 1 होती है। बस इतना ही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि जीरो ना पुट करके हम एन की जो वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट के लिए क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका E इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। देख लीजिए जो भी आपका आंसर मैच कर जाए वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो पहला ही ऑप्शन जो है आपका एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल एस, है ना। आपको कुल मिलाकर के क्या पूछ लिया है, एंट्रोपी पूछ ली है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपकी जो एंट्रोपी होती है वो कितनी होती है। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा है। इसकी जो वैल्यू होती है आपकी क्या होती है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, दैट्स इट, है ना। इस तरीके का कोई हमने चीज पढ़ी नहीं है जिसमें कि आपकी क्यू रिवर्सिबिलिटी हो और वो एंट्रोपी के इक्वल हो, मल्टीप्लाई भी नहीं होती आपकी, टी के इक्वल तो होती ही नहीं, है ना। तो फाइनल आंसर जो रहेगा आपका क्या रहेगा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है। चलिए थैंक यू, इतने क्वेश्चन आज के लिए थे। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।